राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज सरकार का अंतिम बजट पेश करना जैसे ही शुरू किया, विधानसभा में भाजपा ने हंगामा कर दिया। गहलोत पर पिछला ही बजट पढ़ने के आरोप लगे हैं। जैसे ही गहलोत पर यह आरोप लगे, सदन में हंगामा मच गया और सदन की कार्यवाही 11:15 बजे तक स्थगित कर दी गई। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बजट भाषण में सबसे पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की घोषणा की। सरकार के इस कार्यालय का यह अंतिम बजट होने के चलते यह चुनावी बजट होने की संभावनाएं हैं। गहलोत के पास वित्त विभाग होने के चलते वे विधानसभा में बजट पेश करने पहुंच गए हैं और इस बार उनका फोकस युवा और महिलाओं पर होगा। बजट में रोजगार और कई मुफ्त योजनाओं को लेकर घोषणाएं की जा रही है। एक जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका का दावा है कि चीन सिर्फ उसकी जासूसी नहीं कर रहा था, चीन ने ऐसे गुब्बारे के जरिए जिन जिन देशों की जासूसी कराई उनमें भारत भी शामिल है। सवाल यही है कि क्या अब भारतीय वायुसेना भी अमेरिका की तरह हमला कर इनका शिकार करेगी। अमेरिकी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच चीन के जासूसी गुब्बारे ने भारत के सैन्य बेस की जासूसी की थी। इस जासूसी गुब्बारे ने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के ऊपर से उड़ान भरी थी। इस तरह के एक गुब्बारे की फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज से लखनऊ की वृंदावन योजना में शुरू हो रही 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ करने पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करने के बाद इन्वेस्ट यूपी 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। फिर पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का भ्रमण किया। इस वक्त मुकेश अंबानी ने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विकास का महाकुंभ है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। यूपी पुण्य भूमि है, भगवान रामचंद्र की भूमि है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। अंबानी ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि जब से आप पीएम बने हैं तब से देश ने बहुत विकास किया है। यूपी उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। गोरखपुर से नोएडा तक विकास की गंगा बह रही है। मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि यूपी में रिलायंस और जियो 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। इससे 1 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में गांधी परिवार पर सीधा हमला करते हुए पूछा कि उन्हें नेहरू उपनाम का इस्तेमाल करने में शर्म क्यों आती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 600 सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है। उन्होंने कहा कि किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू नाम का उल्लेख नहीं होता है तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं और उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं आया। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और आप हमारा हिसाब मांगते हो। सूर्य का एक बड़ा हिस्सा अपनी सतह से टूट गया है और अब एक बवंडर की तरह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इससे साइंटिस्ट हैरान हैं। वह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे हुआ। इस घटना को नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को पिछले हफ्ते स्पेस वेदर फोरकास्ट डॉक्टर तमिता स्कोव ने ट्विटर पर शेयर किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अदानी समूह के मामले को लेकर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए और कहा कि पीएम मोदी अपने दोस्त अडानी पर मेहरबान हैं, इस कारण चर्चा नहीं चाहते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, LIC का पैसा अडानी की कंपनी में लगा है, उसके नुकसान पर क्या सवाल नहीं होना चाहिए? क्या SBI के अडानी को दिए गए कर्ज की चर्चा नहीं होनी चाहिए? अडानी के शेयर 1 लाख करोड़ क्यों गिर गए? क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? ऐसे सवाल उन्होंने इस वक्त मौजूद किए। तुर्की और सीरिया में भूकंप के हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 64,000 के करीब हो गई है। तुर्की में 14,351 लोगों की जान जा चुकी है और 35,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं सीरिया में 3,162 लोग मारे गए हैं और 4,000 से ज्यादा जख्मी हैं। सीरिया में मारे गए लोगों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें बनाई जा रही है। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 59वां जन्मदिन मनाया गया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने ठाणे में 50 किलोग्राम का केक काटा। वहीं विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक रंग देते हुए खोखा जैसा केक काटा। दरअसल पिछले साल जून में शिंदे और शिवसेना के 39 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी और महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिया था, जिसके बाद शिंदे भारतीय जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री बने थे। एमवीए तब से नियमित रूप से आरोप लगाता है कि शिंदे और उनके साथ गए बागियों के दल ने पाला बदलने के लिए कई खोखे लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक बार फिर मुंबई आ रहे हैं। एक महीने के अंदर पीएम का यह दूसरा मुंबई दौरा है। उनके दौरे के बाद विपक्ष चौकन्ना हो गया है। चर्चा है कि पीएम का आना मतलब बीएमसी के चुनाव नजदीक तो नहीं आ गए हैं। वैसे पीएम इस दौरे में वंदे भारत एक्सप्रेस की 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 2 सड़क परियोजनाओं सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड और कुरार अंडरपास परियोजनाओं को भी देश को समर्पित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे वे अंधेरीपुरम के मरोल में अल्जामियातुस सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के युवा टाइगर फोर्स ने आज अलग विदर्भ की मांग को लेकर विरोध किया। स्थानीय जगनदे चौक पर आयोजित आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं ने विदर्भ के नारे लगाए। विदर्भ में बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है। स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने इस वक्त की। अलग विदर्भ की मांग को लेकर विदर्भ कार्यकर्ता हमेशा विरोध करते रहते हैं। हाल ही में वर्धा में आयोजित जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे, तब कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई जब विदर्भ के कार्यकर्ताओं ने पर्चे फेंके और अलग विदर्भ के नारे लगाए। पुलिस ने इन विदर्भ कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए बाहर निकाला था। उस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि यह सरकार सबकी सुनती है। उन्होंने यह कहकर माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आज नागपुर में विदर्भ के कार्यकर्ता फिर एक बार गर्मी का माहौल करते हुए आंदोलन करते हुए दिखे। अपेक्षेने पाहत होतो का सरकारी नोकऱ्या आम्हाला कुठेतरी मिळेल, कुठेतरी रोजगार निर्माण होईल। आज इथे कल कारखाने येईल, मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या चर्चा जिथे रंगत होत्या सारखं जोडून ठेवण्याची कल्पना आमच्यामध्ये रुजली होती, परंतु महाराष्ट्रात राहून आमचं काही भलं होताना दिसत नाही। म्हणून आमच्या सर्व तरुणांचं एकच म्हणणं आहे का आता महाराष्ट्रात राहायचं नाही। बेरोजगारीची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, त्यामुळे नक्षलवादी वाढत आहे, कुपोषणाला चालना मिळत आहे आणि अशा परिस्थितीत युवक जो आहे आज महाराष्ट्रात राहून जो आहे तो दुसऱ्या कृत्याकडे वाढत आहे। त्यामुळे नागपूर आज जे आहे सेकंड क्राइम कॅपिटल म्हणून घोषित झालेली आहे आणि अशा परिस्थितीत आम्हाला एक मात्र उद्देश आमचा वेगळा विदर्भ आहे, रोजगार द्या, अन्यथा तुम्ही आमच्या युवकांना आमचं स्वतंत्र राज्य द्या। नागपुर में चल रहे क्रिकेट मैच पर स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट सट्टा लगाने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चारों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच के दौरान नागपुर के जामठा स्टेडियम में मौजूद थे। इस मामले में नागपुर पुलिस ने नागपुर और मुंबई से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नागपुर के जामठा स्टेडियम में गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच जारी है, जिसमें यह सट्टेबाजी की घटना सामने आई है। इस मामले में नागपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। बेलतरोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत एक बच्ची का शव मिलने की घटना सामने आ रही है। बेसा इलाके में नेहर मस्जिद के सामने रहने वाले 38 वर्षीय राजू अंजूरी शाहू ने थाने आकर उसकी 5 वर्षीय बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बच्ची को खोजना शुरू किया, जिसके बाद बेसा इलाके की एक पुरानी पानी की टाकी में इस बच्ची का शव मिला है। बच्ची इसमें गलती से गिरी या ये किसी के द्वारा की गई साजिश है, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। इस मामले में पुलिस आगे की जाँच कर रही है। ज्योती राजू साहू ही 5 वर्षाची मुलगी काल दुपारी 3 वाजल्यापासून बेपत्ता असल्याची माहिती तिचे वडील राजू साहू यांनी रात्री 7:30 वाजता येऊन पोलीस स्टेशनला दिली। रात्री 7:30 वाजल्यापासून सर्व पोलीस स्टेशनचा स्टाफ, डीबीचा स्टाफ, गोपनीयचा स्टाफ, DCP झोन 4चे पथक, RCB पथक, क्राईम झोन 4चे क्राईमचे युनिट या सर्वांनी आम्ही सर्व परिसरात शोध घेतला, पण त्या मुलीचा काही शोध लागला नाही। शोध घेत असताना सकाळी 7:45 ते 8च्या दरम्यान एक त्या मुलीच्या घरापासून 200 मीटर अंतरावर झाडाझुडपामध्ये एक पाण्याची टाकी आहे, घाण पाण्याची टाकी आहे। त्या टाकीमध्ये आम्ही काठीने हलवलं असता ते काहीतरी जाड लागल्यासारखं जाणवलं आणि ती त्या काढून घेतलं असतं तर त्या मुलीचा मृतदेह मिळाला। ती मुलगी त्या पाण्यामध्ये मृत पावलेली होती।